हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टैंडर्डाइज टेस्ट के क्राइटेरिया या क्वालिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि स्टैंडर्डाइज टेस्ट क्या होता है। तो हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था। स्टैंडर्डाइज टेस्ट का मतलब होता है जो पेपर सभी स्कूलों के लिए एक जैसा बनता है, यूनिफॉर्मिटी होती है उसके अंदर, एक ग्रुप के एज के बच्चों के लिए, सेम एज के बच्चों के लिए सेम टेस्ट बनाया जाता है सभी बच्चों के लिए। हर स्कूल के बच्चे, जैसे हमारे 10th के बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं, 12th के बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं, या आप अभी जो एग्ज़ाम दोगे डीएसएसबी का, ये भी क्या हमारा स्टैंडर्डाइज टेस्ट है। एक्सपर्ट टीचर्स ने बनाया है, पूरा क्राइटेरिया जो है वो फॉलो किया हुआ है उसमें। इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को फॉलो किया जाता है, रूब्रिक्स बनाए जाते हैं, वैलिडिटी, रिलायबिलिटी टेस्ट की हर चीज़ होती है इसके अंदर। बच्चे की साइकोलॉजी को ध्यान में रखते हुए, उसकी एज, क्राइटेरिया, जो इंटरेस्ट है, हर चीज़ को, जो जिस चीज़ के लिए हम टेस्ट बना रहे हैं उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये टेस्ट बनाया जाता है, जो उसे हम स्टैंडर्डाइज टेस्ट कहते हैं, जो सभी के लिए एक होता है। अब हम पढ़ लेते हैं कि कौन कौन सी क्वालिटी होती है या क्राइटेरिया है स्टैंडर्डाइज टेस्ट बनाने का। सबसे पहले होती है हमारी वैलिडिटी। वैलिड होना चाहिए टेस्ट। इसका मतलब है कि अगर टेस्ट जो है मेजरिंग सेम क्वालिटी, ट्रेट, एबिलिटी एंड स्किल फॉर विच इट वॉज प्रिपेयर्ड, अगर जिस उद्देश्य के लिए उस टेस्ट को बनाया गया है, अगर वो उस उद्देश्य को पूरा कर रहा है, उस क्वालिटी को पूरा कर रहा है, उस ट्रेट पे खड़ा उतर रहा है, एबिलिटी, स्किल्स, वो सारी चीज़ें नाप रहा है, तो वो टेस्ट वैलिड होगा। जैसे मान लो आपका टीचर का एग्ज़ाम आप देने जाओगे, तो टीचर के एग्ज़ाम से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, टीचर के टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं कि बच्चे को कैसे पढ़ाना है, तो ये सारे तो यानी वैलिड है। अगर वहीं पे आपको इसकी जगह अगर हम उसका पेपर दे दें कि एमबीबीएस का पेपर आपसे पूछ लें, तो वो वैलिड नहीं होगा, क्योंकि आप उद्देश्य क्या है, वैलिडिटी क्या होगी कि आप गए हो पेपर देने के लिए टीचर का, तो उससे रिलेटेड पेपर आना था, क्वेश्चन पेपर। लेकिन अगर वहाँ एमबीबीएस का पेपर दे देंगे तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। जैसे कि आप कह सकते हैं, अगर टेस्ट जो है वो अचीव कर रहा है या फुलफ़िल कर रहा है वन दोज ऑब्जेक्टिव्स फॉर विच इट वॉज प्रिपेयर्ड, कि जिस उद्देश्य के लिए उस टेस्ट को बनाया गया है, उन सब क्वालिटी पे, उन सब उद्देश्यों पे अगर वो खरा उतर रहा है, तो वो टेस्ट वैलिड माना जाएगा। जैसे कि अगर हम यहाँ स्पेक्स की स्पेलिंग गलत है, अगर हम स्पेक्स जो लगा रहे हैं, हम ग्लासेस का यूज़ कर रहे हैं कि जिससे कि हमें साफ दिखाई दे सके, तो अगर ये हमारे जो ग्लासेस का उद्देश्य वो पूरा हो रहा है, तो वो क्या है, मेरे वैलिडिटी, उस स्पेक्स की, उस चश्मे की वैलिडिटी है। लेकिन अगर मान लो मैंने चश्मा ख़रीद लिया और मेरा जो नंबर है आँखों का वो 0.5 है, या और लेकिन मैंने चश्मा ले रखा है 7, किसी ऐसे का जिसका 14.5 नंबर हो, तो मेरा क्या है, मेरा उद्देश्य, मैंने चश्मा लगा रखा है लेकिन मेरी चश्मे से मुझे दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है, वो वैलिड नहीं है मेरे लिए, क्योंकि मेरी आँखों का नंबर, चश्मे का नंबर दोनों का अलग है। तो वैलिडिटी कब मानी जाएगी मेरे लिए उस चश्मे की, जब वो मेरी आइज़ के अकॉर्डिंग वो लेंसेज का नंबर होगा। तो वैलिडिटी मतलब जो उस उद्देश्य को पूरा करे। जैसे एक घड़ी है, एक घड़ी का उद्देश्य सही टाइम दिखाना, अगर वो सही टाइम दिखा रही है तो वो क्या है, वो वैलिड है, ठीक है। तो ये क्या होता है, हमारा वैलिडिटी होती है, उद्देश्य को पूरा करना। तो हमारा एग्ज़ाम अगर हमारे ऑब्जेक्टिव को फुलफ़िल कर रहा है, बच्चे अब जो अगर प्राइमरी क्लासेस के लिए जो हम टीचर का टेस्ट देने जा रहे हैं, और अगर उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस आ रहे हैं तो ठीक है, वो योग्यता, स्किल, गुण, सारी चीज़ों को हम नाप रहे हैं। लेकिन वहीं अगर उसकी जगह वो दे दे पीजीटी कॉमर्स का पेपर दे दे, तो आप कैसे कर पाओगे, आप नहीं कर पाओगे उसको, तो वो क्या है, वो वैलिड नहीं होगा। तो वैलिडिटी है, जैसे कि अगर आप 5th क्लास का क्वेश्चन पे पढ़ा रहे हो हिंदी, और हिंदी आपने पेपर में दे दी 6th क्लास की, 7th 8th किसी की दे देते हो, तो वो वैलिडिटी नहीं मानी जाएगी। वैलिडिटी कब होगी, जिस क्लास में आप पढ़ा रहे हो उसी क्लास की सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आप दे रहे हो तो वो वैलिडिटी होगी। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो।
अब है रिलायबल। रिलायबिलिटी होती है व्यवहार की निरंतर एकरूपता को विश्वसनीयता। मतलब है कि कॉन्टिन्यूस यूनिफॉर्मिटी ऑफ बिहेवियर, वो होता है रिलायबल, कि जिस पे हम भरोसा कर सकते हैं, वो होता है हमारा रिलायबल। रिलायबल टेस्ट होता है अगर हमने एक टेस्ट पेपर बनाया और उस टेस्ट पेपर को मैं एक बच्चे को बार बार करने को दे रही हूँ और वो बच्चा सेम मार्क्स सिक्योर कर रहा है, इसका मतलब वो रिलायबल है टेस्ट। ठीक है, कि वो क्या है, क्योंकि वो तो वो क्या है, वो उद्देश्य जो है रिलायबिलिटी है, हम विश्वास कर सकते हैं। और लेकिन हम ऐसा नहीं है कि हम किसी भी बच्चे को हम टेस्ट पेपर करने के लिए देंगे, बच्चा हम ऐसा चूज़ करेंगे जो क्या है पढ़ने में होशियार हो। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम टेस्ट क्या है बनाएंगे जो पढ़ने में अच्छा हो बहुत। तो हम पता लगा सकते हैं कि किस लेवल के बच्चे कितना इसमें लिख पाएंगे। अब जो भी पेपर सेट होते हैं वो पेपर पहले एक बार करवाया, एक उसका मॉक ड्रिल करके देखा जाता है, सेम वही क्वेश्चन नहीं होते, उस टाइप के होते हैं, और फिर देखा जाता है क्या ये उस 3 घंटे का क्राइटेरिया जो है उसके अंदर हो जाएगा क्या ये। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम रिलायबिलिटी उसके अंदर चेक करते हैं कि 100 मार्क्स का पेपर है, 3 घंटे का टाइम है, तो उन सारी क्राइटेरिया को देखते हुए हम टेस्ट जो बनाते हैं फिर बच्चे को करने के लिए देते हैं, और बार बार उससे अगर हम करवाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वो टेस्ट जो है वो हमने रिलायबल बनाया है या नहीं बनाया है। अगर हमने मान लो कि जो बच्चे पढ़ने में अच्छे हों और उत्तर लिख पाएँ उन्हें ये टेस्ट दिया जाता है, एक की जगह आप 3-4 बच्चे को भी दे रहे हो लेकिन वो 3-4 बच्चे भी अच्छे हैं पढ़ने में, तब उन सब बच्चों के भी उतने ही मार्क्स आ रहे हैं तो हम उसको रिलायबल मानेंगे। ठीक है, तो वो क्या होगा, हमारा टेस्ट रिलायबल है। अगर हम क्या कर रहे हैं, अगर इफ़ वी गिव देम 3 टाइम्स एंड ऑल द टाइम्स देयर मार्क्स आर नियरली सेम, अगर लगभग सेम आ रहे हैं बिकॉज देयर आंसर्स आर नॉट सेम दैट्स वाई द क्वेश्चंस आर सेम। ये थोड़ा लिखने में गलती है, इसमें है कि आप कितने ही बच्चों को दे लो उसी और वो बार बार उतने ही रिलेटेड मार्क्स आ रहे हैं तो टेस्ट को हम रिलायबल कह सकते हैं कि उसकी। अब जैसे मैंने पूछा कि पीएम और फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया, चाहे एक बच्चे को दूं या मैं 10 बच्चे को दूं करने के लिए, ये क्या है, क्लोज एंडेड क्वेश्चन है, सबका आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, जिसको लर्न होगा तो ये क्या होते हैं, रिलायबल टेस्ट होते हैं। इस विश्वसनीयता है इनके कि इसके हम कह सकते हैं अगर हम कितने स्टूडेंट करें कितने मार्क्स पे तो अचीव ऑलमोस्ट सेम मार्क्स अचीव करेंगे, रिलायबिलिटी होती है। लेकिन जो ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चंस रिलायबल नहीं होते। जैसे मैंने बोला कि अगर आप एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बन जाएं तो आप क्या क्या सुधार लाएंगे, तो हर बच्चा इसमें अलग अलग आंसर करेगा, सबके मार्क्स अलग अलग आएंगे, तो हम उसको रिलायबल नहीं कहेंगे। रिलायबिलिटी वहाँ पे देखी जाएगी जहाँ पे आंसर लिखने के लिए एक लिमिट दे दी कि आप इस लिमिट से बाहर नहीं जा सकते, इस पॉइंट से आप बाहर नहीं जा सकते, तो वो रिलायबिलिटी में आएगा। अगर मान लो एक घड़ी है, वो रोज़ जो है वो 5 मिनट ज़्यादा टाइम दिखा रही है, तो क्या वो रिलायबल है? तो हाँ, हम उसे रिलायबल कहेंगे। क्यों रिलायबल कहेंगे? क्योंकि वो रोज़ाना अपना काम 5 मिनट ज़्यादा ही दिखा रही है, लेकिन वो वैलिड नहीं है। वैलिड क्यों नहीं है? वैलिड इसलिए नहीं है क्योंकि घड़ी का काम है, उद्देश्य है सही टाइम दिखाना, लेकिन अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर रही, वो बार बार रोज़ ज़्यादा टाइम दिखा रही है, गलत टाइम दिखा रही है, तो वो वैलिड नहीं है। लेकिन वो क्या है, रिलायबल है। ठीक है, रिलायबल है मतलब कि वो क्या है, उस चीज़ को बार बार करने पर सेम उतना ही ज़्यादा टाइम दिखा रही है, वो रिलायबल है। लेकिन वो क्या है, उसका उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा। तो ये आई होप कि आपको रिलायबिलिटी समझ में आ गई हो। अब है सब्जेक्टिव। सब्जेक्ट, अब इसके अंदर सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, कुछ वर्ड्स हैं ये। सब्जेक्ट होता है कि हमेशा व्यक्ति होता है सब्जेक्ट। ठीक है, जो पर्सन आंसर को लिख रहा है वो भी सब्जेक्ट है, और जो उस पेपर को चेक कर रहा है टीचर, वो भी सब्जेक्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट, जो स्टूडेंट लिख रहा है आंसर वो ऑब्जेक्ट है, और जो टीचर जांच कर रहा है पेपर वो भी क्या है, ऑब्जेक्ट है। मान लो कि आप क्या है, आप आंसर अभी लिख रहे हो, ठीक है, तो आप आंसर लिख रहे हो तो इस टाइम पे आप सब्जेक्ट हो और टीचर क्या है, ऑब्जेक्ट है।
ऑब्जेक्ट है आपके पर्सपेक्टिव से देखें तो, आपकी तरफ से देखें तो। लेकिन अगर टीचर की तरफ से देखें तो टीचर सब्जेक्ट है, क्योंकि टीचर क्या किया, आंसर चेक किया है, आंसर शीट चेक किया आपकी। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों इंसान मतलब सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो अब ये है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। अब आ जाता है ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है। ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए टेस्ट की, अगर आंसर शीट गिवन टू चेक टू वन सेम, अगर एक टीचर को बार बार हम लिख क्या करें, चेक करने के लिए दे रहे हैं और वो टीचर सेम मार्क्स दे रहा है, इसका मतलब है कि ऑब्जेक्टिविटी पूरी है, ऑब्जेक्टिव है। इफ़ द ये क्या है, इफ़ टीचर हु इज़ चेकिंग द आंसर शीट कांट इन्फ्लुएंस द मार्किंग ड्यू टू हर ओन थिंकिंग। इसमें जैसे आपने जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ना, जैसे आपके जो क्वेश्चंस हैं वो ऑब्जेक्टिव में आएंगे, एमसीक्यू में आएंगे, ये जो राइट और ट्रू फॉल्स वाले हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ऑब्जेक्टिव वाले हैं, वन वर्ड वाले हैं, तो ये क्या है, इसका एक स्पेसिफिक आंसर है। तो टीचर अपनी थिंकिंग उसमें नहीं लगा सकती, जो एक सेट आंसर है वही वो उसे चेक करना है। तो वो क्या है, ऑब्जेक्टिविटी है, उस टेस्ट की ऑब्जेक्टिविटी मानी जाएगी। टीचर को कितनी बार भी दे दे सेम मार्क्स आएंगे, नियरली सेम आएंगे। तो अब इसके अंदर है, चाहे एक टीचर को दें या हम 10 टीचर को दें, सारे टीचर ऑलमोस्ट सेम मार्क्स देगी, तो वो क्या होती है हमारी ऑब्जेक्टिविटी। इफ़ आंसर शीट इज़ गिवन टू check to one same teacher many times, the marks given by the teacher are almost same, या एक ही टीचर को दे तब भी सेम मार्क्स आएंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछ लिया, हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इसका आंसर चेक करना है, एक को दो या 10 को दो, सेम आंसर सेम मार्क्स उन्हें देने पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन ये होती है ऑब्जेक्टिविटी। और सब्जेक्टिविटी क्या होती है, सब्जेक्टिविटी का मतलब है जब आंसर शीट को हम चेक कर रहे हैं, एक टीचर ही उसको क्या है, अलग अलग अपनी थिंकिंग उसकी आ जाती है। जैसे ऐसे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, लिखने के लिए दे दिए ऐसे टाइप, अब मैं चेक करूँगी तो मैं अपने अकॉर्डिंग मार्क्स दूंगी, ठीक है, मेरी थिंकिंग इन्फ्लुएंस होएगी। जो सामने वाला टीचर है वो अपने अकॉर्डिंग देगा, तो उन मार्क्स में ना ज़्यादा कम देखने को मिलेंगे, क्योंकि हर टीचर की थिंकिंग अलग होती है। तो सब्जेक्टिविटी के अंदर जो ये है, इसमें इन्फ्लुएंस होती है, बच्चे के मार्क्स इन्फ्लुएंस होते हैं। इसलिए आप ये देखते हो कि जो ये आपके जॉब के नौकरी के पेपर होते हैं, ये जब तक ग्रुप ए के पेपर नहीं है, यूपीएससी के पेपर नहीं है, उनको तो सब्जेक्टिविटी देनी ही पड़ेगी टेस्ट में, क्योंकि उनका देखा ही पूरा ओवरऑल पर्सपेक्टिव जाता है कि उनको राइटिंग स्किल्स है या नहीं। लेकिन जो नॉर्मल ग्रुप बी तक के पेपर होते हैं, बी सी डी के, वो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उसमें, जिससे कि सिमिलैरिटी बनी रहे। अगर तो सब्जेक्टिविटी अगर पेपर में है तो वो एक क्वालिटी नहीं मानी जाएगी टेस्ट की, क्योंकि टीचर के अकॉर्डिंग बच्चे के मार्क्स कम या ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये सब्जेक्टिविटी का ड्रॉबैक है, ठीक है। तो हमें इसको अपनाना नहीं चाहिए, मतलब एक बड़े सोचे समझे तरीके से इसको अगर हम अपना रहे हैं तो बहुत सोच समझ के इन सब चीज़ों को हमें पूरा सेट करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर इन्फ्लुएंस तो हर चीज़, हर टीचर अलग अलग तरीके से होगा। अब है कॉम्प्रीहेंसिवनेस। कॉम्प्रीहेंसिवनेस क्या है, अगर क्वेश्चन जो है पूरे सिलेबस में से आ रहे हैं तो वो कॉम्प्रीहेंसिवनेस होगी टेस्ट की। अगर आपका जो अभी पेपर होगा डीएसएसबी का, ठीक है, अगर उसके अंदर ये सीटेट का पेपर है और आपका पूरा सिलेबस जो है, हमें लगता है कि ये थ्योरीज आ सकती हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड में आएगा, अगर हर चीज़ कवर की जा रही है उसके अंदर, तो वो कॉम्प्रीहेंसिवनेस का होगा। अगर मान लो कि आप पेपर देने जा रहे हो कि पूरे सिलेबस में से पेपर आए और दे दिया उन्होंने पूरा पेपर सिर्फ एक ही टॉपिक से, तो वो कॉम्प्रीहेंसिवनेस नहीं माना जाएगा, ठीक है। अब है डिफ्रेंसिएशन। डिफ्रेंसिएशन का मतलब होता है, अगर रिज़ल्ट ऑफ द टेस्ट डिसाइड, अगर कि जिस टेस्ट का रिज़ल्ट बच्चों को डिवाइड कर देता है 3 पार्ट में, कि ये वीक बच्चे हैं, ये एवरेज हैं, ये इंटेलिजेंट हैं, इन सब में अगर टेस्ट डिवाइड कर देता है तो वो डिफ्रेंसिएशन ऑफ टेस्ट होता है, जो बनाया ही से लिए जाता है जिससे बच्चे को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया जा सके, 3 कैटेगरीज़ में, तो जिससे बच्चे का पता चल सके कि आपने जैसे ये जो बड़े बड़े उसमें भी लिया जाता है, जैसे आपको किसी में एसएसबी करनी है या आर्मी लेवल के ऑफिसर लेवल के एग्ज़ाम्स देने होते हैं, तो उसमें भी ये किया जाता है, जिससे अलग ही वो छांट लेते हैं कि कौन उस
जैसे इंडिविजुअल उन्हें चाहिए, एस्पिरेंट्स चाहिए, वैसे उनको मिल पा रहे हैं या नहीं मिल पा रहे हैं। अब आ जाता है डायग्नोस्टिसिटी। ये हम कई बार हम डिटेल में कर चुके हैं। जब हम जो टेस्ट बच्चे की कमियां और अच्छाइयां बता सके, वो भी उसमें डायग्नोस्टिसिटी होती है टेस्ट में। ये डिस्क्लोज करता है लर्निंग प्रॉब्लम्स क्या क्या है और लर्निंग की गुडनेस इंडिकेट होती हैं टेस्ट में। तो ये सारे टेस्ट में क्वालिटी होनी चाहिए और प्रैक्टिकेबिलिटी भी होनी चाहिए, व्यवहारिक होना चाहिए टेस्ट। व्यवहारिक कैसा होना चाहिए कि लेस एक्सपेंसिव होना चाहिए और टाइम कंज्यूमिंग कम हो। ऐसा नहीं है कि आपने 3 घंटे का पेपर टाइम कह दिया कि 3 घंटे में पेपर करना है और पेपर बना दिया आपने 5 घंटे का, कि बच्चों से हो ही नहीं पा रहा 3 घंटे में, कि बहुत ब्रिलियंट बच्चे हैं उनसे भी नहीं हो पा रहा। और ऐसा भी नहीं है कि 3 घंटे का टाइम है और आप पेपर बना दो कि बच्चा 1 घंटे में करके बैठ जाए, आधे घंटे में करके बैठ जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो आपको व्यवहारिकता का ध्यान रखना है, प्रैक्टिकेबिलिटी का ध्यान रखना है कि वो एक्सपेंसिव भी कम होना चाहिए और टाइम को कम कंज्यूम करे, उसकी फॉर्मेशन में भी कम टाइम लगना चाहिए और उसका सोल्यूशन जब हम करेंगे, बच्चा करेगा, तब भी एक सेट लिमिट में वो पूरा हो जाना चाहिए। तो ये सारे हैं उसके टाइप्स, वो हैं कि क्राइटेरिया है, क्वालिटीज़ है, क्या क्या होना चाहिए। अब आ जाते हैं हम स्टेप्स पे कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं हमारे स्टैंडर्डाइज टेस्ट के। सबसे पहले हमें डिज़ाइनिंग करनी होती है टेस्ट की, और डिज़ाइनिंग करते समय हमें 4 एलिमेंट्स का ध्यान रखना होता है। 4 एलिमेंट्स में सबसे पहला होता है हमें ऑब्जेक्टिव सेट करने होते हैं कि हम टेस्ट जो हैं बना क्यों रहे हैं, मेरा टेस्ट उद्देश्य क्या है। जो हमने ब्लूम की टेक्सोनोमी पढ़ी थी, तो हमने जो कॉग्निटिव डोमेन था उसमें पढ़ा था ना, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवेल्युएशन। ये जो 6 क्राइटेरिया थे, जो 6 चीज़ें थी उसकी। तो अब जो 6 ये जो है हमें ऑब्जेक्टिव पहले डिटरमाइन करना है कि हम किस उद्देश्य से हम ले रहे हैं और उस उद्देश्य के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं। अब दूसरा, अब हमने क्या करना है, लेसन डिसाइड करना है। उद्देश्य हमने डिसाइड कर लिया कि हमने इसकी बच्चों और टीचर के रिक्रूटमेंट के लिए पेपर लेना है और ये सारी चीज़ें उसमें हमें उनकी चेक करनी है, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, इन सब से हमें क्वेश्चंस लेने हैं। अब आ जाता है हमारा लेसन। अब लेसन को हमें डिसाइड करना है कि कौन कौन से लेसन हम टेस्ट में दें, क्या क्या हम पूछे, टीचिंग एप्टीट्यूड कितना पूछे, साइकोलॉजी कितनी पूछे, करंट अफेयर कितना पूछे, हर चीज़ जैसे हमने डिसाइड कर ली। जैसे स्कूल में हो तो हमने ये डिसाइड किया कि हम सारे सिलेबस का टेस्ट लें या एक भी लेसन रहना नहीं चाहिए, ठीक है। तो अच्छा टेस्ट कौन सा माना जाएगा कि आपका अगर स्कूल का टेस्ट है एंड एग्ज़ाम का, तो जिसके अंदर सारे जो लेसन्स हैं वो इंक्लूड होंगे, तो वो उद्देश्य को पूरा करेगा। या आप मान लो एक क्लास टेस्ट दे रहे हो तो आप उस लेसन के सारे लोगे। अब डिटर्मिनेशन करना है टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अब हमने लेसन डिसाइड कर लिया, अब हम ये देखेंगे कि हमें टेस्ट में कैसे कैसे क्वेश्चन देने हैं, ऑब्जेक्टिव वाले कितने देने हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव वाले दें या सब्जेक्टिव वाले दें, एमसीक्यू बनाएं या ऐसे टाइप बनाएं, कैसे बनाएं हम। फिर बाद में हमने क्वेश्चन डिसाइड करने के बाद अब हम करेंगे डिफ़िकल्टी लेवल, कि डिफ़िकल्टी लेवल कैसा होगा, सारे इजी हो, मॉडरेट हो, हार्ड कितने होने चाहिए, ये सारी चीज़ें हम जो है डिटरमाइन करेंगे डिज़ाइनिंग करते समय। अब ये सब हमने, अब स्टेप 2 में क्या करेंगे, फॉर्मिंग और मेकिंग ब्लूप्रिंट। फर्स्ट में तो हमने सब अपने दिमाग में सेट किया है, अब उसको प्रैक्टिकल में जो लिखने का जो काम है रियलिटी में, वो होगा हमारा फॉर्मिंग या मेकिंग, ब्लूप्रिंट बनाना। ये स्टेप 2 है हमारा, ब्लूप्रिंट बनाना। ब्लूप्रिंट में क्या होंगे, जितने भी फैक्टर्स हमने सोचे हैं उनको परसेंटेज में लिखना, कि मैंने सोचा है कि डिफ़िकल्टी के इतने क्वेश्चन की 20% जो है क्वेश्चन जो है कम से कम डिफ़िकल्ट होने चाहिए, ईजी होने चाहिए 50%, मॉडरेट होने चाहिए 30%, मैंने सोच लिया। अब मैंने नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन और ये
एनालिसिस, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन के अकॉर्डिंग अब मैं क्या करूँगी, लिखूँगी, ब्लूप्रिंट बनाऊँगी कि नॉलेज वाले मुझे कितने क्वेश्चन पूछने हैं बच्चों से, कितने परसेंट मुझे अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन पूछने हैं, एप्लीकेशन का कितना होना चाहिए। आपको पता है जितना जितना हम आगे इवैल्यूएशन तक जाएंगे वो यानी डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम पूरा ब्लूप्रिंट बनाएंगे। ब्लूप्रिंट बना लिया हमने, डिज़ाइन कर लिया परसेंटेज में कि इतने परसेंट क्वेश्चन इस वाले से पूछने हैं हमें, ठीक है। ये कॉग्निटिव डोमेन का जो है इसमें हमने नॉलेज से इतने पूछने, अंडरस्टैंडिंग से इतने परसेंट पूछने, ये हमने पूरा डिसाइड कर लिया। अब स्टेप 3 में हम उन क्वेश्चंस को फ्रेम करेंगे ब्लूप्रिंट को सामने रख के। ब्लूप्रिंट हमारे बिल्कुल सामने रहता है और उसके अकॉर्डिंग हमने पूछा कि नॉलेज में हमने एक क्वेश्चन डाल दिया, बताओ हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, या व्हाट इज़ योर नेम, या व्हाट इज़ द नेम ऑफ अवर नेशनल बर्ड। तो ये हो गया, क्या हो गया, ये हमारा एक क्वेश्चन सेट हो गया नॉलेज से। अंडरस्टैंडिंग से हमने पूछ लिया, कि एक्सप्लेन करो, ठीक है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। एप्लीकेशन में हमने पूछ लिया, ड्रॉ अ सर्कल ड्रॉ करके दिखाओ और उसका पेरीमीटर सरकमफ्रेंस निकालो। तो ये क्या हो गया हमारा, तो हमने अपना सामने अपना ब्लूप्रिंट रखना है, उसके अकॉर्डिंग हम उस परसेंटेज के अकॉर्डिंग हम अपने पूरे क्वेश्चंस फ्रेम करेंगे। अब क्वेश्चन हमने सारे लिख लिए, अब उनकी हमने स्टेप 4 में एडिटिंग करनी है कि जिससे कि अगर कुछ क्वेश्चन हमने लिखे और हमें पता चल रहा है कि वो अनसूटेबल हैं, सूट नहीं हो रहे टेस्ट को, या ज़्यादा जा रहे हैं मार्किंग से, तो हम एक क्या करेंगे, पायलट स्टडी मतलब प्री ट्राई आउट करके देखेंगे। पायलट स्टडी होती है हर चीज़ों की, कि ये लोगों को कुछ बच्चों से हमने करा के देख लिया या हमने पूरा असेंबल किया उन्हें, तो हम एक बार उसके अंदर एडिटिंग सबसे ज़्यादा होती है, एडिटिंग देखेंगे। कई लोग टीचर डिस्कस करेंगे अगर हम स्टैंडर्डाइज बना रहे हैं तो, क्योंकि एक्सपर्ट लोग मिलके बनाते हैं, तो ये हम इसमें एडिटिंग हो जाती है क्वेश्चंस की। एडिटिंग के बाद हम क्या करेंगे, लास्ट स्टेप 6 में हम फॉर्मेशन ऑफ आंसर की बनाएंगे। आंसर की बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि हम एक्सपर्ट के ग्रुप ने ये पेपर बनाया है, बाकी और जो टीचर्स उसे चेक करेंगे तो उन्हें एक आंसर पता होना चाहिए कि ये जो क्वेश्चन बनाए गए हैं इसके अंदर जो एक्सपर्ट ने बनाया है वो पूछना क्या चाह रहा है, और हमें उसी के अकॉर्डिंग आंसर को चेक करना है। तो इसलिए जो आंसर की, चाहे 10th के बोर्ड के एग्ज़ाम हो, 12th के हो, हर टीचर के पास जो चेक कर रहा होता है उसके पास एक आंसर की आती है कि इस क्वेश्चन में आपको, चाहे वो ऐसे टाइप क्वेश्चन ही हो, उसमें भी स्पेसिफिक लिखा होता है कि आपको बच्चे की ये पॉइंट चेक करने हैं। अगर बच्चे ने ये इन पॉइंट्स को लिखा है तो आपको इतने मार्क्स देने हैं। हर चीज़ उसके अंदर सेट होती है, जिससे कि जो हमारी जो डिफरेंसेस होते हैं टीचर्स की थिंकिंग में, उसके अकॉर्डिंग बच्चे का नुकसान ना हो, और जो मेन मोटिव जिसके अकॉर्डिंग वो क्वेश्चन बनाए गए हैं, जो पूछने के अकॉर्डिंग, वही ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करे, वैलिडिटी होनी चाहिए। अब जैसे आंसर की बना लिया, आंसर की में अब जैसे हमने रूब्रिक्स बोल सकते हैं, इसे गाइडलाइंस बोल दिए, डिस्क्रिप्टर्स बोल दिए, स्केल बोल दिए कि ये स्केल बना दिए कि इस स्केल पे इतने इतने मार्क्स मिलने हैं। हिंदी में हमने दिशा निर्देश है, निर्देशांक है, पैमाने तैयार कर दिए। इन सबको भी ये इसके अदर वर्ड्स हैं रूब्रिक्स के। अब इन रूब्रिक से हम इवेलुएट करते हैं चाइल्ड की परफॉर्मेंस, और उसके आंसर्स को हम इवेलुएट करते हैं। हर क्वेश्चन का अलग रूब्रिक होता है, हर क्वेश्चन में अलग तरीके से रूब्रिक्स बनाया जाता है कि इसमें हम ये पूछना चाह रहे हैं, ये ऑब्जेक्टिव है, अगर बच्चे ने इससे रिलेटेड आंसर लिखा है तो इसे इतने मार्क्स दे दो। तो रूब्रिक्स जो होते हैं बहुत यूज़फुल होते हैं, क्योंकि कन्फ्यूज़न को भी दूर करते हैं ये टीचर और बच्चे दोनों के लिए। अब परसेंटाइल क्या होता है, ये जो हमारे स्टेप्स जो हैं 5 पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। अब एक चीज़ इसमें आ जाती है कि इसमें नहीं है, इससे अलग है ये, ठीक है। अब लिखा हुआ है तो मैं बता देती हूँ कि परसेंटाइल क्या होता है। परसेंटाइल का मतलब होता है, मान लो इफ़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन परसेंटेज सिक्योरिंग बिलो मार्क्स इज़ हर परसेंटाइल। मान लो कि आपकी क्लास में कितने हैं, 50 बच्चे हैं, और आप जो है आपका नंबर आता है 5th पे, ठीक है। तो यानी आपसे कम कितने बच्चे हैं, आपसे कम कितने बच्चे रह गए, 45, ठीक है। तो आपका परसेंटाइल पूछेंगे कि आपका परसेंटाइल क्या है, डी का परसेंटाइल पूछा तो आप क्या लिखोगे कि
45 बच्चे आपसे कम है ना, तो 45 ऊपर अपोन में टोटल कितने हैं 50 मल्टीप्लाई 100, परसेंटेज के लिए 100 लगाते हैं। या मैंने पूछा कि बताओ P का परसेंटाइल क्या है, सबसे ऊपर P लिखा है, ठीक है, तो P से नीचे क्या हो जाएगा, अपोन में 100, अपोन में 100 इंटू 100 हो जाएगा, ठीक है, तो उसका परसेंटाइल हो जाएगा। तो परसेंटाइल जैसे अब एक क्वेश्चन आ गया, मान लो कि मेरे 88 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 100 एंड देयर आर 45 स्टूडेंट्स बिलो मी आउट ऑफ 50, तो इसके अंदर मार्क्स से कोई मतलब नहीं है, आपसे परसेंटाइल पूछा है। तो परसेंटाइल में आपकी क्या पूछी, आप कौन से, आपसे नीचे कितने हैं, तो आप सीधा है ये बोल दोगे, मार्क्स का कोई रिलेशन नहीं है, तो आप बोलोगे देयर आर 45 स्टूडेंट्स बिलो मी आउट ऑफ 50, तो आप 45 ऊपर आएगा, अपोन में 50 इंटू में 100। अगर आपसे पूछा कि देयर आर क्या कहते हैं 50 स्टूडेंट्स है और आपसे नीचे कितने हैं 40 बच्चे हैं, तो 40 अपोन में 50 इंटू में 100, मार्क्स को नहीं लेंगे। तो चलो अभी हमारा एंड ऑफ द टॉपिक है, ये पूरा असेसमेंट और इवैल्यूएशन का कंप्लीट कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक